देखिए आईपीसी में आपका चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाया जाए। आईपीसी में जो पढ़ाया जा रहा था, आईपीसी में जो सेक्शन चल रहा था निकाल लीजिए आपका। ये लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में इसकी भूमिका भी बांधी गई थी, और इसके लिए आपका संविधान का आर्टिकल 19 भी पढ़ना है। फिर पुलिस अधिनियम 1861 का धारा 30 और 30 यानी कि जुलूस इत्यादि के लिए लाइसेंस दिया जाता है, वो बताया जाएगा पुलिस एक्ट में आपका डिटेल में। और अगर आपका कोई जमाव है वह गलत या अवैध या अनलॉफुल या विधि विरुद्ध हो गया है तो सीआरपीसी में भी थोड़ा सतर्क रहना है। और सीआरपीसी की दो धाराएं आपका मैंने अंदर से भी थोड़ा पूछा जाता है। 129 बताया गया था कि सिविल बल का प्रयोग करके जमाव को क्या किया जाता है, तितर बितर। उसमें एक बार आपका मॉडल ये बना है कि सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश कौन नहीं दे सकता। तो उसमें लिखा था कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं दे सकता? न्यायिक मजिस्ट्रेट। भाई सतर्क रहिएगा, भरमाने वाला क्वेश्चन है। कई लोग इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं। तो आपका यानी कि पुलिस भी दे सकती है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, लेकिन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह 129 में नहीं रखा गया है। फिर 130 से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आर्म्स फोर्स यानी कि सशस्त्र बल के प्रयोग का आदेश कौन दे सकता है? तो एक लाइन याद रखिए, उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो हायर रैंक का उस समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वहां क्या हो, मौजूद। इसके बाद आ जाइए आईपीसी में बैक होया जाए। 141 से क्वेश्चन बनता है। पहला तो परिभाषा ही बन जाती है कि अनलॉफुल असेंबली कहाँ परिभाषित है। तो 141 में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। इंग्लैंड में आपका कम से कम 3 है, और कितने उद्देश्यों में से एक उद्देश्य के लिए जुटे हों? 5। यानी कॉमन ऑब्जेक्ट जो दिए गए हैं कितने दायरे तक सीमित रखे गए हैं? 5। अब वो आगे देखिए, इसके बाद आपका कब किसी व्यक्ति को अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा, इसकी परिभाषा बताई गई थी 142 में। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होने के लिए सजा 143 में 6 माह की सजा थी, और घातक आयुध से सज्जित होकर अगर अनलॉफुल असेंबली में शामिल हुए हैं तो आपका 144 में प्रावधान है, और दंड की मात्रा थोड़ा बहुत बढ़ेगी, और आपका कितना होगा? तो आपका 2 साल। और घातक आयुध लेकर गए हैं और सामान्य उद्देश्य यानी कि जो 5 उद्देश्य 141 में है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जमाव के लोग आपका फोर्स या हिंसा करने लगे तो ये आपका ये जो जमाव है ये विद विरुद्ध जमाव कन्वर्ट हो जाएगा, और राइट में यानी कि बलवा में। तो बलवा में कम से कम कितने व्यक्ति? 5। आप भाई विद विरुद्ध जमाव भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे जो लोग हैं 5 या 5 से अधिक क्या करते हैं? बल या हिंसा का प्रयोग। तो आगे बताया जाएगा। अभी आपका बलवा अभी तो आपका 144 तक कम से कम अभी कवर करिए। अगली धारा देखा जाए आपका 145। किसी विद विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। जब भी आपका 145 पढ़िए तो इसी के साथ आपका एक सेक्शन और पढ़ना पड़ेगा, 151
और दोनों में अंतर। एक साथ पढ़िएगा दोनों धाराएं। धारा 145 और 151 एक साथ पढ़ना है, यानी कि धारा 145 और 151 को एक साथ आपको कवर करना है। बस एक अंतर है, देखिए आपका क्या अंतर है मैं बता दूं मुख्य रूप से, कि अगर जमाव अनलॉफुल था, अवैध सभा थी या विधि विरुद्ध था, और ये समादेश दिया गया 129 में या 130 सीआरपीसी में 129 में कि आप लोग बिखर जाइए, और ऐसे लोग बिखरे नहीं, तो ऐसी दशा में ऐसे लोग दंड के भागी होंगे 145 में। और अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति असम्बल हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, लेकिन उनका जमाव धारा 141 के तहत अवैध नहीं है, लेकिन उनसे शांत भंग की क्या है आशंका, और ये कहा गया कि आप तितर बितर हो जाइए, और वे लोग तितर बितर नहीं होते तो वे लोग जो सजा पाएंगे 145 में नहीं बल्कि 151 में। तो दोनों में अंतर है, हल्का सा यही पूछा जा सकता है। अगर अनलॉफुल असेंबली है और कहा गया कि आप तितर बितर हो जाइए, यानी कि बिखर जाइए, और लोग नहीं बिखरते तो 145। और अगर आपका अनलॉफुल असेंबली तो नहीं है, लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुटे हैं और उनसे शांति भंग की क्या है आशंका, और उनको कहा गया कि आप क्या होइए तितर बितर, तब कौन सा सेक्शन लागू होगा 151। तो विध विरुद्ध जमाव हो गया, तितर बितर का आदेश दिया गया 145। विध विरुद्ध जमाव नहीं है लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जुटे हैं और आदेश दिया गया कि तितर बितर हो जाइए, नहीं हुए हैं, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा 151। अब दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं, बस एक लाइन अंतर था। देखिए आपका किसी 145 पहले देखिए 145, किसी भी विरुद्ध जमा में यह जानते हुए कि उसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है, आपका सम्मिलित होना या उसमें बना रहना। तो जो कोई किसी भी विरुद्ध जमा में यह जानते हुए कि ऐसा अनलॉफुल असेंबली को बिखर जाने का आदेश कानून द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, यानी कि सम्मिलित होना मतलब उसमें क्या हो रहे हैं, जाकर लोग जुटते जा रहे हैं, और बना रहेगा मतलब कि पहले से हैं, अब बिखरने का आदेश दिया गया तो जा नहीं रहा है, उसी जमाव में क्या है शामिल। तो इन दोनों दशाओं में ऐसे लोग सजा के हकदार होंगे, और सजा याद रखना है 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर ये जमाव अनलॉफुल नहीं है, यानी कि 141 के उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है, तब आपका कौन सी धारा लागू होगी 151। देखिए अब 151 तुरंत 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें यह जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना, यानी कि दोनों की भाषा सेम है, बस एक लाइन अंतर है कि विध विरुद्ध जमाव है तो कौन सा सेक्शन 145, और विध विरुद्ध जमाव तो नहीं है लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जमे हुए थे और उनको बिखर जाने का क्या दिया गया है आदेश, तब कौन सी धारा 151। देखिए बेर, जो कोई 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव में किसी जिससे लोक शांति में विघ्न होना संभाव्य हो, यानी कि कुल मिलाकर 2 पॉइंट याद रखना है कि जमाव हुआ है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का है, और उस जमाव से ये संभावना है कि ये लोग लोक शांति में, पब्लिक पीस में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, अर्थात पब्लिक पीस को क्या कर देंगे,
भंग कर देंगे और इनको बिखर जाने का क्या दे दिया गया, समादेश। फिर भी इसमें जमाव में बने रहिए, या बाहरी लोग भी इस जमाव में क्या होते जा रहे हैं, तो ये लोग किस धारा में दंडित होंगे, 151। और दंड की जो मात्रा होगी वह आपका दी गई है 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। स्पष्टीकरण भी काफी महत्वपूर्ण है कि अगर वह जमाव 141 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य की धारा वाला हो जाता है, 141 कितने उद्देश्यों के लिए अब हो जाता है, 5 में से कोई एक, तब ऐसे लोग किस धारा के तहत दंडित होंगे, अब 145। लास्ट लाइन पॉइंट पकड़िए, दंड की मात्रा में अंतर है। अगर अनलॉफुल असेंबली है और तो आपका 2 साल का दंड है, और अनलॉफुल असेंबली नहीं थी, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र हुए थे, बिखर जाने का समादेश दिया गया, बिखरे नहीं, लेकिन 141 के तहत उनका जमाव नहीं आता था, तो किस धारा में वो दंडित होंगे, 151। और दंड की मात्रा कम है, केवल कितना है, 6 माह। अब अगला ये आपका 152। 152 भी आपका पुलिस वाले हमेशा लगाते रहते हैं, यानी कि 153 आपका एक पॉपुलर धारा है। पॉपुलर धारा इसलिए कही जाती है कि जब भी पुलिस अतिक्रमण हटाने गई, कोई कार्य करने गई, तो ऐसी दशा में आपका पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया, पत्थर फेंक दिया, इत्यादि कर दिया, डंडा बरसा दिया, तो ये धारा अमूमन जब पुलिस पर हमला होता है ज्यादा, तो पुलिस वाले एफआईआर करते हैं, तो आम लोगों पर लगाते हैं। तो आखिर 152 में है क्या, तो लोक सेवक जब बलवे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। अब शब्दों को पहले देखिए, जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर, अब पहला तो पॉइंट यहाँ देखिए, तोड़ना पड़ेगा भाई आपका। पहला पॉइंट आ गया लोक सेवक, यानी कि पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक। इसको आप कवर करिएगा आईपीसी की धारा 21 से। अभी हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे ही आपका पब्लिक सर्वेंट आया, आप किससे कवर करेंगे इसे, तो आईपीसी के सेक्शन 21 से। देखिए, जो कोई ऐसे किसी लोक सेवक पर जो विधि विरुद्ध जमाव के बिखरने का या बलवे का या दंगे के दबाने का प्रयास ऐसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर रहा है, यानी कि कोई लोक सेवक है, वह ऑन ड्यूटी काम कर रहा है, और क्या क्या लोक सेवक काम कर रहा है, तो आपका विधि विरुद्ध जमाव को आपका तितर बितर होने का आदेश दिया है, और दूसरा आपका बलवे का दमन कर रहा है, यानी कि जो राइट है उसको दबा रहा है कि राइट न हो, या दंगे का दमन कर रहा है, यानी कि दंगे को या एफरे को निवारित या प्रिवेंट कर रहा है कि न करिए दंगा। और उस समय ऐसे लोक सेवक पर एसाल्ट किया जाता है, या तो हमला किया जाता है या उसके कार्य में बाधा डाली जाती है। तो इस समय किया किया जाता है, उस पर हमला किया जाता है या उसके कर्तव्य में क्या डाली जाती है, बाधा। अभी हम इसको तोड़ेंगे, पहले शब्द देखे रहिए, 4-5 इसमें सेक्शन ऐड करना है। पहले बेर पूरी तरह हो जाए तब आपका समझा जाए। देखिए आपका, हाँ, निर्वहन में कर रहा हो, हमला करेगा या उसको हमले की धमकी देगा, या काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, यानी कि आपका या तो हमला किया या हमले का क्या किया, प्रयत्न, या तो बाधा डाला
या बाधा डालने का क्या किया है कोई व्यक्ति प्रयत्न। या आपका अगला शब्द है कि ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल यानी कि आपका क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करेगा या प्रयोग करने की धमकी देगा या प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा। इसमें तीनों है। या तो आपराधिक बल यानी कि जो आपराधिक बल है या तो प्रयोग किया गया या प्रयोग की क्या की गई धमकी या प्रयोग करने का क्या किया गया है प्रयत्न। अब अगला शब्द देखिए भाई प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। यानी कि अधिकतम सजा इसमें अभियुक्त को कितनी मिल सकती है? 3 साल। ये एक पॉपुलर धारा है, याद रखिएगा, बहुत आपका ज्यादा ये यूज की जाती है। आपका 152। अब एक एक शब्दों को पहले समझिए आपका, तब कई धाराएं यहाँ आपका एड भी होगी। अब एक एक शब्दों को समझना है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है यानी कि कोई लोक सेवक है। तो अब लोक सेवक किसे माना जाएगा? आईपीसी के तहत धारा 21 में, धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। आपका लोक सेवक किसे माना जाएगा? लोक मतलब पब्लिक और सेवक मतलब नौकर। यानी कि लोक सेवक का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का नौकर। लेकिन ये लोक सेवक जब सर्विस पा जाते हैं सरकारी तो अपने को जनता का मालिक मान लेते हैं, और जबकि वास्तविकता ये है कि ये जनता के क्या हैं? सेवक, मालिक नहीं है। आपका सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह रहा है कि आईएएस और पीसीएस इत्यादि अधिकारी अपने को मालिक न माने, ये जनता के क्या हैं? सेवक। इस बात पर अन्ना हजारे का आंदोलन भी जोड़ सकते हैं जो बहुत आपका गंभीर चला था और जिसमें जन लोकपाल यानी कि ओम्बडसमैन की मांग की गई थी। और जब ये अन्ना हजारे कह रहे थे कि ये जो सांसद हैं ये नौकर हैं और जनता ये क्या है? मालिक। अगर नौकर मालिक का आदेश माने, नहीं तो ये मालिक 5 साल बाद नौकरों को क्या करेगा? सर्विस से बाहर कर देगा। और अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी कांग्रेस की जड़ें हिला दी और कांग्रेस बाहर हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उस समय तमाम परिस्थितियां ऐसी थी कि जहां की कांग्रेस, मैंने कांग्रेस को हराने में अन्ना हजारे का भी पूरा हाथ था। और आपका लॉलीपॉप दिया गया अन्ना हजारे को, लेकिन आज तक जन लोकपाल आया नहीं। लोकपाल बना लेकिन बस वहीं हाथी के दांत रह गया दिखाने वाला। भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहा और लोकपाल कानून अभी क्या है? शांत बैठा है। तो अलग बात है। तो लोक सेवक पर फिर बैक हो, ये जो क्वेश्चन बनता है पब्लिक सर्वेंट पर, पहला क्वेश्चन बनता है आपका बीएचयू एलएलए में भी बना, एमपी में भी बना, यूपी में भी बन सकता है कि कौन सा खंड निरसित है, रिपील है, समाप्त है। तो 12 खंड थे, 12 क्लाज धारा 21 में थे, जिसमें कि पहला क्लाज अब निश्चित है, 11 क्लाज बचे हुए हैं। देखिए आपका फिर एक बार देखिए 12 क्लाज थे जिसमें 11 बचे हुए हैं, और जो फर्स्ट क्लाज था वह अब रिपील कर दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो बीएचयू एलएलएम और एमपी में बनाया कि सेक्शन 21 का पहला खंड किस सन में रिपील किया गया, तो अब सन पूछा जा रहा है 1950 में, 1950 में, रट कर जाइए। यानी कि लोक सेवक कौन माना जाएगा?
तो जो व्यक्ति 11 खंडों में से किसी खंड में आ जाता है वह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। बस एक लाइन याद रखिए, कितने क्लास में से किसी में आ जाए, 11 बचे हैं। तो ये धारा 21 वाला लोक सेवक है। और जब ये आपका विध विरुद्ध जमाव को दबा रहा है तो आप बताइए, विध विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का आदेश दे दिया है। तो अनलॉफुल असेंबली अब धारा को रिलेट करते हुए कहाँ दी गई है, 141। कम से कम कितने व्यक्ति हों, 5। और कितने उद्देश्यों में से किसी एक के लिए जुटे हों, 5। आइए दूसरा, बलवे को निवारित कर रहा हो तो इसके बाद बलवा ही पढ़ाना है आपका। यानी कि देखिए थोड़ा बेरेक्ट आगे बढ़ गए भाई, आपका 151 से 152 पर हम आ गए। अभी आपका पीछे थोड़ा धाराएं छूट गई, फिर बैक होते हैं। अब ये धारा देख लीजिए तब बैक होंगे। बलवे की परिभाषा 146 में दी गई है, अभी बताया जाएगा। दंगे की परिभाषा 159 में सेक्शन दिया गया है, ये भी बताया जाएगा अभी। आपका जब लोक सेवक विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश दिया, बलवे को रोकने का प्रयास किया, निवारित करने का दंगे को, और उस समय कोई व्यक्ति आपका ऐसे लोक सेवक पर या तो हमला करता है या हमले का क्या करता है, प्रयास। तो अब आपका हमला देखना है कि एसाल्ट होता क्या है और आईपीसी में एसाल्ट को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो एसाल्ट या हमला आपका डिफाइन किया गया है आपका 351 में, आईपीसी की धारा 351 में, रट के जाइएगा। हमला पर भी एक क्वेश्चन बनता है, एक कुत्ते का ही उदाहरण बनता है, वहीं रट्टा मार कर जाना है और बार बार लोग क्या करते हैं, आपका गलत करके आते हैं। पॉइंट पकड़े रहिएगा। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूंगा 7-8 बार। अगर ये दिखाए कि कुत्ते की मुखबंदी खोलता है, यानी कि पट्टा कुत्ते के मुख से अब खोलना क्या करता है, प्रारंभ, तो ये एसाल्ट मार कर आइएगा। और ये दिखा दे कि झपटवाता है, तो कुत्ते को झपटवाता है तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा, आपराधिक बल होगा। फिर एक बार दिमाग में बैठा, यही गलतियां होती हैं। और फिर आप 50% लोग इतना बताने के बावजूद भी, अगर मुखबंदी दे, बस एक पॉइंट पकड़िए, ज्यादा नहीं हो तो शब्द लिखा ही रहेगा। अगर मुखबंदी खोलता है तो ये एसाल्ट या हमला होगा, और झपटवाता है कुत्ते को तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा, आपराधिक बल होगा। ये तो हमला का मतलब क्या हुआ, तो कोई व्यक्ति हाव भाव ऐसा दर्शाता है जिससे कि सामने वाले को विश्वास हो जाए कि अब ये बल का प्रयोग कर देगा, लेकिन किया नहीं, तो वह एसाल्ट होगा। जैसे छड़ी उठा लिया और कह रहा है कि मार देंगे मार देंगे, तो बताइए कौन सा अपराध किया, हमला किया, आपराधिक बल, हमला। क्योंकि हाव भाव अभी और छड़ी चला दिया, भले छड़ी न लगे तो वो क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा। छड़ी, अब आइए, अगर केवल कुछ हाव भाव नहीं दर्शा रहा है, केवल मुख से बोल रहा है, एकदम हाव भाव नहीं, माने केवल मुख से बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें मार दूंगा, तो बताइए क्या हमला माना जाएगा कि नहीं। केवल शब्दों से हमला हो सकता है कि नहीं, नहीं, रट कर जाइए। फिर मैं बता रहा हूँ, हमला बताया जा रहा है। हमला मतलब कि ऐसा हाव भाव आप दर्शाए हैं जिससे सामने वाले को ये विश्वास हो गया है कि अब हम पर आपराधिक बल का ये क्या कर देगा, प्रयोग, लेकिन किया नहीं तो हमला, और कर दिया तो क्या हो गया, आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स। यानी कि आप पुलिस वाले गए आपका दंगा का निवारण करने, और लाठी लेकर आप खड़े हो गए तान कर कि आ जाओ, तो क्या करेंगे, पत्थर हाथ में ले लिए हैं, फेंके नहीं,
तो आपने पुलिस पर क्या किया? हमला, या हमला का प्रयत्न करते हैं, या पुलिस के या लोक सेवक के कार्य में आप या तो बाधा डालते हैं या बाधा डालने का क्या करते हैं? प्रयत्न। तो बाधा डालना, इस पर भी एक सेक्शन आपका सीआरपीसी में कवर करना पड़ेगा। 41 थोड़ा देखिएगा जाकर सीआरपीसी, कि अगर पुलिस के कर्तव्य में कोई व्यक्ति बाधा डालता है तो पुलिस को ये पावर है कि ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर ले? गिरफ्तार। और किस सेक्शन में पुलिस करती है? सीआरपीसी की धारा 41 में। और ये जैसे जो बाधा डालेगा, अगर पुलिस ये करने गई है विद विरुद्ध जमाव को रोकने, बलवा रोकने, दंगा रोकने, तो 152 धारा भी क्या होगी? उस पर लगा दी जाएगी, एफआईआर होगा इसके तहत। आइए आपका देखा जाए, या तो हमला करता है या हमले का प्रयत्न, या पुलिस के लोक सेवक के कार्य में बाधा डालता है या बाधा डालने का क्या करता है? प्रयत्न। तो हमला की परिभाषा कहाँ है? 301। या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, या प्रयोग करने की धमकी देता है, या प्रयोग करने का क्या करता है? प्रयत्न। तो जब भी आप आपराधिक बल पढ़िए, क्रिमिनल फोर्स पढ़िए, तो आपका दो धाराएं पढ़नी है, 349 और 350। यानी कि आईपीसी की धारा 349 में फोर्स या बल की परिभाषा दी गई है, और जब इस बल का प्रयोग अपराध के लिए किया जाएगा तो 350 आईपीसी सेक्शन में ये आपका क्या कहलाएगा? क्रिमिनल फोर्स, यानी कि आपराधिक बल। तो सेक्शन तो याद रखिए कि बल की परिभाषा की धारा में, तो 349 में, आपराधिक बल की परिभाषा की धारा में 350 में, तो लोक सेवक पर आपराधिक बल करेंगे जब लोक सेवक विरुद्ध जमाव को दबा रहा है, बलवे को दबा रहा है, दंगे को दबा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति किस सेक्शन के तहत पनिश होगा? 152। आगे देखिए, बैक हो जाइए, चूंकि 151 के बाद ये चल गया था धारा, अब फिर बैक होइए भाई, 145 तक पढ़ा गया था। अब आइए 146। 146 से भी लगातार आपका क्वेश्चन बनता है, राइट या बलवा। अभी बिहार में भी इस सेक्शन से आपका प्री में क्वेश्चन बना है, मेंस में भी आपका क्वेश्चन बनता है इसे, कि बलवा को परिभाषित करिए और दंगा और बलवे में अंतर बताइए। तो अंतर लास्ट में बताया जाएगा, जब क्या पढ़ा दिया जाएगा? दंगा, तब तो अंतर बताया जाए। अब बलवा पहले देखिए, आपका राइट या बलवा किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले तो किस सेक्शन में डिफिनीशन दी गई है, अब वो सेक्शन आपको तैयार करना पड़ेगा। इधर की धाराएं ज्यादा पढ़िए, इधर से आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, दो भी आ सकता है। आइए 146 हम तोड़ते हैं, देखिए बलवा के आवश्यक तत्व क्या हैं। 146 देखिए भाई धारा, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा, यानी कि बलवे के लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली, अवैध सभा, या विधि विरुद्ध क्या होना चाहिए? जमाव। अभी हम विधि विरुद्ध जमाव कहाँ परिभाषित है? 141। तो बलवे में एक सेक्शन तो पहले जोड़ लीजिएगा, कौन सा? 141। तो 141 में कितने लोग कम से कम रहेंगे तो विधि विरुद्ध जमाव? 5। तो बलवा के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई? 5। अगला शब्द स देखिए पहले, जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा, सदस्य द्वारा का मतलब कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति नहीं, उनमें से कोई एक या दो, सभी नहीं, उनमें से कुछ भी करते हैं, किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को
अग्रसर करने में, यानी कि जो जमाव का कॉमन ऑब्जेक्ट है, यानी कि सामान्य क्या है, उद्देश्य है। इस सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, अग्रसर करने में मतलब आगे बढ़ाने में, अग्रसर करना मतलब आगे बढ़ाना, यानी कि उस कार्य को करने में, क्या करने में, अग्रसर करने में किसका प्रयोग किया जाता है, या तो बल का या किसका, हिंसा का। तो हम कहते हैं कि कौन सा अपराध किया गया, बलवा। फिर एक बार देखिए, बल या हिंसा का प्रयोग क्या सभी लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, कि जमात के कुछ अगर सदस्य या एक भी सदस्य करता है तो बलवा माना जाएगा। तो बेयर एक्ट की भाषा पर गौर करना है। स्पष्ट बेयर एक्ट लिखता है कि उस जमाव का कोई भी सदस्य, कोई मतलब क्या सब लोग ईंट पत्थर फेंकें, नहीं, कोई एक भी फेंक दिया तो सभी लोग क्या होंगे, जिम्मेदार। अब यही आपका 3 पॉइंट ध्यान से देखना है, फिर आपका पढ़ना है। बलवा के लिए यह आवश्यक है कि पहले तो आपका असेंबली हुई हो, जमाव हुआ हो, और वह जमाव अनलॉफुल हो। अनलॉफुल जमाव या विधि विरुद्ध जमाव को सेक्शन 141 में परिभाषित किया गया है। कब जमाव विधि विरुद्ध कहा जाएगा, जब कम से कम 5 लोग एकत्रित हो, और केवल एकत्रित न हो बल्कि जो 5 उद्देश्य दिए गए हैं उनमें से किसी एक को या अधिक को करने के लिए आपका एकत्रित हो। ये पहला नियम है अनलॉफुल असेंबली। अर्थात बलवे में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। विधि विरुद्ध जमाव का होना सबसे पहले क्या है, आवश्यक। अब विधि विरुद्ध जमाव है, विधि विरुद्ध जमाव का कोई भी सदस्य, कोई मतलब कि कोई 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, उससे मतलब नहीं है। जमाव के कॉमन ऑब्जेक्ट या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, आगे बढ़ाने में। तो अब हमें देखना है सामान्य उद्देश्य और उसको आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ। जहाँ तक कॉमन ऑब्जेक्ट की बात है, कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सामान्य उद्देश्य को बताया गया है सेक्शन 141 में। अर्थात 5 उद्देश्यों तक इसे सीमित रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 141 में 5 उद्देश्य आपका दिए गए हैं वह कॉमन ऑब्जेक्ट हैं। उन 5 उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य या अधिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए मतलब कि क्या, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस जमाव के एक सदस्य द्वारा या एक से अधिक सदस्य द्वारा अब क्या किया जाता है। ये भी यूपी में आपका गलत करके लोग आ गए थे, इतने पर ही बलवा नहीं हो जाएगा आपका। इसके लिए यह आवश्यक है कि जमाव के उस एक या अधिक सदस्यों द्वारा इस 5 उद्देश्य की पूर्ति के लिए, 5 में से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसका प्रयोग किया गया हो, या तो बल का या हिंसा का। अगर बल या हिंसा नहीं है तो विधि विरुद्ध जमाव में मामला जाएगा, और जैसे ही बल या हिंसा का प्रयोग हो गया 146 में अब क्या कहलाएगा, बलवा। तो अब बल या हिंसा को ही थोड़ा बहुत देखना है। जहाँ तक फोर्स और हिंसा की बात है, बल का क्षेत्र सीमित है और हिंसा का क्षेत्र व्यापक है। पहला नियम, बल को तो परिभाषित किया गया है आईपीसी में, लेकिन हिंसा को परिभाषित नहीं किया गया है। तो बताइए, बल की परिभाषा, फोर्स की परिभाषा आईपीसी के किस सेक्शन में दी गई है, 349। और हिंसा की परिभाषा कहीं नहीं दी गई। जैसे आग लगा देना, आपका तोड़ देना, मड़ी गिरा देना इत्यादि ये हिंसा है।
लेकिन आपका बल कब कहा जाएगा? तो बल की परिभाषा 349 में दी गई है। जब तक कि किसी व्यक्ति का कार्य 349 के दायरे में नहीं आता, हम नहीं कहेंगे कि वह बल का प्रयोग किया। तो इसीलिए हिंसा शब्द रखा गया कि बल का प्रयोग करना सीमित दायरा रखता है और हिंसा का प्रयोग करना क्या व्यापक। तो आपका क्या किया गया हो, बल या तो बल का प्रयोग या हिंसा का प्रयोग या दोनों। तो ये जो विध विरुद्ध जमाव था, अब ये क्या कहलाए, ये कहा जाएगा कि इसके सदस्यों ने अब क्या किया है, राइट किया है बलवा। तो रट कर जाइएगा, दो तीन धाराएं आपको मैं कोरिलेट करा रहा हूँ। पहला, जमाव कैसा होना चाहिए बलवा के लिए, विध विरुद्ध। कौन सी धारा? 141। सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाना हो, सामान्य उद्देश्य परिभाषित किया गया कि नहीं है, और कितने उद्देश्यों तक सीमित रखा गया है? 5। और इस जमाव के या तो एक सदस्य द्वारा या कुछ सदस्यों द्वारा इन 5 उद्देश्यों में से किसी को क्या करने के लिए क्या प्रयोग किया गया हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? बलवा। भाई आप ही बता रहे, हम तो एक बार बिहार तोड़ दिए। अब आइए दंड की मात्रा, तब आगे बढ़ा जाए। भाई देखिए, आपका 146 में बलवा हो गया, 147 में बलवा के लिए दंड है। पूछा जाता है कि 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो बलवा कितने दंड से दंडनीय है? सामान्यतः सामान्य बलवा के लिए दंड जनरल दंड है, और बलवा का गंभीर रूप दिया गया है आपका 148। आजकल ऐसा भी एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा उसको दूसरी जगह से कोरिलेट करके बताया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में सामान्य भी पूछा जा रहा है। जैसे चोरी में आपका पूछा जाता है कि जनरल चोरी, साधारण चोरी, सामान्य चोरी के लिए दंड कहाँ दिया गया है? तो 300 आपका जवाब रहेगा 379 में, 379। और चोरी के जो गंभीर रूप हैं, सीरियस रूप हैं, उनको 380, 381 और 382 में दंडनीय बनाया गया है। सीरियस रूप को, जैसे सीरियस कब हो जाएगा? बाहर, घर के बाहर चोरी करिए तो साधारण चोरी, घर और मकान में चोरी करिए तो गंभीर हो गया, और मालिक की संपत्ति लिपिक या सेवक चोरी कर लिया तब भी गंभीर। और 382 तो हमेशा पूछी जा रही हैं, चोरी के लिए गए हैं और पूरा हथियार के साथ गए हैं, और हथियार के साथ इसलिए गए कि चोरी करने में अगर कोई विरोध करेगा तो हम इन हथियारों का क्या करेंगे। यानी कि मृत्यु या घोर उपहत की तैयारी के पश्चात चोरी, तो ये चोरी का सबसे सीरियस रूप है। आपका लूट के एकदम करीब है। क्यों करीब है? क्योंकि अगर मालिक जग जाते और आप प्रयोग कर देते हथियार का, तो वह लूट में क्या हो जाता? बस आप हथियार लेकर गए, चुपके से घर में घुसे, मालिक जगे नहीं और चोरी करके आ गए, लेकिन हथियार लेकर क्या किए गए थे। तो ये चोरी का गंभीर रूप है सबसे, 382। उसी प्रकार बलवे के लिए सामान्य दंड 147। और आपका गुरुतर हो जाता है बलवा, तो कब गुरुतर हो जाएगा? तो बलवे के लिए सामान्य दंड कितना बताया गया? तो आपका 2 साल 147 में। अब गुरुतर कराइए बलवा, सीरियस कराइए। जब ये विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं, आपका सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन घातक आयुधों का प्रयोग करते हैं, यानी कि लाठी, डंडा, बल्लम से ये सब करते हैं। तो ये गंभीर हो गया बलवा, और दंड की मात्रा अब क्या होगी? थोड़ा बढ़ेगी। 148 में है, घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा,
तो दंड आपका 1 साल बढ़ा दीजिएगा। सामान्य बलवा में 2 साल और हथियार के साथ बलवा में कितना हो गया, 3 साल। तो बलवा की फिर एक बार सेक्शन याद रखें। बलवे की परिभाषा की धारा में 146, सामान्य दंड किस में है, 147, कितना साल, 2 साल। बलवे का गंभीर रूप की धारा में 148, कब गंभीर बलवा हो जाता है, जब हथियार के साथ किया जाए। दंड की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, और कितना होगा, 3 साल। अब अगला ये 149 तो अभी आगे बताया जाएगा। अगला देखिए 150 भाई, 150 देखिए धारा 149 ज्वाइंट लायबिलिटी अभी बताना है। अब ये चैप्टर हो जाए, क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी 2 दिन लग जाएगा। एक दिन में समाप्त किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि ज्वाइंट लायबिलिटी की जितनी धाराएं हैं सभी धाराओं को एक जगह हमें पढ़ाना है। और आपका 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनने का चांस रहता है। जैसे पिछली बार आपका 2 क्वेश्चन बना भी था, यानी कि आपका जे में भी बना था ज्वाइंट लायबिलिटी से, कि ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया, आर बनाम क्रूज में। और दूसरा आपका डिफरेंस पूछ लिया था कि धारा 34 और 149 में किस केस में अंतर बताया गया, तो नानक चंद के केस में। तो 2 क्वेश्चन तो बना ही था। और भी संयुक्त दायित्व की धारा 114 है। एक जगह सभी धाराओं को हम एकत्र करवाएंगे। थोड़ा 1-2 दिन और धैर्य रखिए, जब ये 160 तक क्या हो जाए, क्योंकि 161 से आपका उड़ान भरनी है और 298 तक ज्यादातर प्री के लिए ही पढ़ना है। तो प्रयास ये किया जाएगा कि 5-6 दिन में भाई 100-150 धारा क्या किया जाए, प्री वाला, क्योंकि उसमें 20-20, 25-25 धारा खींच सकती है एक दिन में। अगर आदमी चाहे तो 20-20, 25-25 सेक्शन क्या हो सकते हैं, प्री के लिए निकल सकते हैं। लेकिन आपका पहले 160 तक हो जाए, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ा जाता है। देखिए आपका 150 देखिए, वित्त विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों पर को भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रति मौनानुकूलता, यानी कि किराए पर लिया है कि चलो, जैसे गांव से लोग चलते हैं ना, तो आपका 300-300, 200-200 दे दिया जाता है और कहा जाता है कि चलो बाबा की रैली है, तो फेकू की रैली है, तो पप्पू की रैली है, तो बुआ की रैली है, तो हमारे बबुआ की रैली है। और 300-300 लो, 300-400 पाओगे, काम करोगे और चलो रैली में क्या हो, शामिल। ये ज्यादातर किया जाता है नेताओं द्वारा, और इसी में पैसा भी खर्चा होता है। और जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, जनता पर टैक्स बढ़ जाएगा और पूरा पैसा नेता पैसा क्या करेंगे भाई। भाई आपका वसूली तो होगी ही, और हो ही रही है। चुनाव बाद देखिए कितने चीजों का आपका दाम बढ़ा, आसमान छूने लगा। श्रीलंका जैसे हालात न हो जाए, अर्थशास्त्री सचेत कर रहे हैं कि भारत सचेत रहे कि श्रीलंका में जैसे कोई सरकार ही नहीं है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस अब हो गई है। सेना पुलिस कुछ नहीं काम करेगी। जब एक एक आदमी क्या करेगा अपने अधिकारों के लिए, उठ खड़ा होगा। पीएम का घर जला दिया गया, पीएम भाग गए शहर छोड़कर। तो भाई ऐसी स्थिति उसमें ये था कि एक तो आपका फ्री में बांटे और दूसरा कर्जा ले लिए। तो कर्जा आपका ऋण लीजिए और घी क्या कीजिए, पीजिए। और जब ऋण न चुकाइए तो देश छोड़कर राजा क्या करे और जनता क्या करे, अपना लूटपाट शुरू कर दे। भाई भूख नहीं मिटेगी तो आपका क्या होगा, अराजकता। तो कानून इसीलिए रूल ऑफ लॉ आवश्यक है, विधि कि मानव आपका कई आगे बढ़ा बताया जाएगा आपका मैंने कभी। तमाम विद्वान ये कहते हैं कि मानव सबसे सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। विश्व में इससे बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब यह बिना विधि के आपका हो जाए, तो इससे खतरनाक भी कोई व्यक्ति नहीं है।
यानी कि मानव ही सबसे क्या हो जाता है। ये हाथी घोड़ा खतरनाक नहीं होते, कौन हो जाता है, लेकिन कब हो जाएगा, जब इसके ऊपर कानून का डर न हो, कोई कानून न हो। और श्रीलंका में हुई रहा है, देखिए रहे, लूटपाट आगजनी मामूली हो रहा है, कोई विश्व का कुछ नहीं कर रहा है। चीन सबसे ज्यादा कर्जा दिया है, मांग रहा है पाकिस्तान श्रीलंका की और कर्जा दे दो, एक पैसा नहीं दिया। अब भारत भाई आपका दे रहा है, लेकिन भारत की भी समस्या है, कितना पैसा दे। वैसे अनाज दवा तमाम चीजें भारत क्या कर रहा है, और भारत से ही एक मदद की आशा है, और तो पड़ोसी कंगाल है, वैसे भी कौन देगा। चीन भाई आपका साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, वो देगा नहीं, तो दे सकता है भारत ही। अब देखिए क्या होता है, आगे बताया जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम बता रहे थे कि लोगों को भाड़े पर लिया जाता है कि चलो चलो उस जमाव में क्या होना है शामिल। तो गांव में लोग जुटाते हैं कि गांव में ठेका दिया जाता है, के लीजिए 20,000 और 20 आदमी को आपकी जिम्मेदारी है, लेकर क्या करिएगा आइएगा। तो जो नेता रहता है वह लेकर जाता है 20 लोगों को, अब पहले गांव से जब चलेगा बस में बैठाएगा, तो लाइन से खड़ा करा कर सबकी क्या होगी, रिकॉर्डिंग, ताकि नेताजी को दिखाना कि देखिए 20,000 के बदले हमने कितना दिया। भले बाद में रैली तक पहुंच जाए, भले बाद में क्या हो, और बस वहां जाकर चेहरा दिखा दीजिए। जैसे कुछ लोग कोचिंग में आते हैं, चेहरा दिखा देते हैं, ये मान लिया गया कि वो पढ़ लिए, उसके बाद चले जाते हैं। तो चेहरा भी दिखा दिए तो ये मान लिया जाएगा कि आप क्या किए, नेताजी के शब्दों का पालन। तो 100 आपका 50, 151 बता ही दी गई है, 152 बता ही दी गई है। अब 153 आ जाइए। आपका बलवा कराने के आशय से स्वैरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा न किया जाए। देखिए आपका ये छोड़ दिएगा, नहीं पूछा जाता। आपका धर्म से संबंधित अपराध भी पूछा जा सकता है, इसको कोरिलेट करेंगे हम। अगला देखिए भाई आपका 154 से हम उठाते हैं, बीच वाली धाराएं कल बताई जाएंगी, थोड़ा कोरिलेट करना पड़ेगा। आपका 154 से आइए, बीच वाली अभी धाराएं छोड़ दीजिए, कल उसको कोरिलेट किया जाएगा। आ जाइए 154, इधर से आपका क्वेश्चन ज्यादा बनता है। पहले मॉडल बना लीजिए, गलत ना हो, कई बार बना है, ये नहीं कि ये भी गलत हो जाए जो बता जाए। पहला आइए सिद्धांत देखा जाए, वैकेरियस लाइबिलिटी। ये पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिए भाई नए लोग, क्योंकि अब जो आपका 154 से शुरू होगा, थोड़ा ये भिन्न रहेगा, और इसमें हम बताएंगे वैकेरियस लाइबिलिटी। पहले आप ये जानिए कि वैकेरियस लाइबिलिटी होती क्या है। वैकेरियस लाइबिलिटी का मतलब हुआ प्रतिनिधिक दायित्व, या इसको दूसरी भाषा में कहते हैं प्रतिनिहित दायित्व। 4-5 लाइन याद रखिएगा। अगर इंग्लिश में देगा तो वैकेरियस लाइबिलिटी। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है, सब पहले मॉडल और उसके बाद आपका सिद्धांत हम बताएंगे। पहले प्री वाला सब क्या करें, अभी मेंस में भी बना था भाई आपका, उत्तराखंड में भी बना था और झारखंड में भी, दो जगह बन चुका है। यानी कि वर्तमान, पहले तो ये क्वेश्चन केवल पीटी में आता था, लेकिन अब देखने में 2-3 साल से ये आ रहा है कि जो क्वेश्चन पीटी में आते थे, क्योंकि अब छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, वही क्वेश्चन अब किस में आ रहे हैं, मेंस में। एचएस में भी यही हुआ कि जो लोग एचएस का मेंस दिए हैं, आपका मान लीजिए 6 क्वेश्चन करना था, तो 6 में 4-4 खंड दे दिया, यानी कि समय उतना ही है, और 6 के बदले कितना करना है, 24। तो आप लिखेंगे क्या, तो मेन पॉइंट बस लिखिए। अगर रीडिंग एक केस हो तो एक केस, उसके बाद कहाँ समय रहेगा, क्योंकि 6 के बदले अब कितने हो गए क्वेश्चन, 24। भाई 6 के बदले जब 24 लिखना है, तो आपको जो दायरा था वो क्या करना पड़ेगा,
वैसे जो प्री के लिए पढ़ा जाता है 70% वर्तमान समय में मेंस आप उसी से लिख ले जाएंगे। वहीं 10-15 लाइन जो मैं भूमिका बांटता हूँ वहीं आपका लिखना है, और डायरेक्ट की थोड़ी बहुत बातें, क्योंकि समय ही नहीं है, इतना समय ही नहीं लिखने का, इतना लिखना रहेगा कि। तो फिर एक बार देखिए, प्रतिनिधिक दायित्व या वैकेरियस लायबिलिटी या प्रत्यायुक्त दायित्व। प्रत्यायुक्त दायित्व मतलब प्रतिनिहित दायित्व भी कहा जाता है। अब वैकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, प्रत्यायुक्त दायित्व का मतलब क्या हुआ, तो एकदम आसान भाषा में समझिए, करे कोई और भरे कोई और। यानी कि अगर बेटवा कोई गलत कार्य किया है तो बाप उसकी भरपाई करें। अब समस्या ये है कि प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत आपका सिविल में लागू होता है कि क्रिमिनल में, कि दोनों में, पहले ये देखना है। ये जो मामला है सिविल में लागू होता है, सिविल में 4-5 उदाहरण पहले हम बताएं, फिर एक बार याद रखिए, कोलेट करके पूछा जा रहा है। वैकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत सिविल मामलों में क्या होता है, लागू। अब 3-4 उदाहरण देखिए आपका। पहले आपका मालिक और अभिकर्ता का उदाहरण हम बताते हैं। फिर आपका माने प्रमुख इसको कहा जाता है भाई, प्रिंसिपल, प्रमुख और अभिकर्ता, मालिक तथा सेवक का उदाहरण हम बताते हैं। दो उदाहरण थोड़ा ध्यान से समझिए। आपका बिहार में टाट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका देखिए क्वेश्चन, एक दो एक्स्ट्रा जाकर हम बता रहे हैं जो बिहार में बनाया। हायर एंड फायर का सिद्धांत किसमें लागू होता है, तो वैकेरियस लायबिलिटी में। हायर एंड फायर का सिद्धांत मालिक और सेवक में लागू होता है। हायर का मतलब ये हुआ कि कौन सेवक को अपॉइंट कर सकता है, और फायर का मतलब हुआ कि कौन सेवक को सर्विस से क्या कर सकता है, रिमूव। तो बताइए हायर एंड फायर का सिद्धांत किसमें लागू होता है, प्रतिनिधिक दायित्व, तो उसमें भी एक दायरा है, किसमें, स्वामी और सेवक। यानी कि आपका किसमें लागू होगा, स्वामी तथा सेवक। अब आइए वैकेरियस लायबिलिटी में फिर एक बार समझिए। अभी हम आपराधिक मामला नहीं शुरू किए हैं, सिविल शुरू किए हैं, क्योंकि जब तक सिविल नहीं जानेंगे आप आपराधिक नहीं जान पाएंगे। तो अगर देखिए, अगर प्रमुख ने अभिकर्ता को नियुक्त किया है, इसका मतलब कि जो कार्य प्रमुख स्वतः कर सकता है वह किसके माध्यम से करा रहा है, अपने एजेंट के। तो कानून ये कहता है कि एजेंट अगर कारोबार के अनुक्रम में, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई गलती करता है तो उस गलती के लिए मालिक जिम्मेदार होंगे। तो बताइए किसने गलत काम किया इस उदाहरण में, एजेंट ने। तो करे कोई और, तो किया कौन गलत काम, एजेंट। और भरे कोई और, मुआवजा किससे वसूला जाएगा, मालिक से। तो अभिकर्ता के कार्य के लिए कौन जिम्मेदार होंगे, प्रमुख होंगे। अभिकर्ता का कार्य किसका कार्य माना जाता है, प्रमुख का। अभिकर्ता अपने लिए कार्य करता है कि प्रमुख के लिए, प्रमुख के लिए। अभिकर्ता की गलती, इनका दायित्व क्या होता है, ज्वाइंट की, सेपरेट की, दोनों दोनों। यानी कि या तो मालिक प्रमुख के खिलाफ केवल मुकदमा आप करके मुआवजा वसूलिए, या अभिकर्ता के खिलाफ, या किसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ। यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को गलत, देखिए कई आपका सिद्धांत है। रिस्पांडेंट सुपीरियर, यानी कि वरिष्ठ को उत्तरदायी होने दो। और पिछली बार बिहार में पूछा गया कि जब कोई व्यक्ति अपना कार्य दूसरे के माध्यम से कराता है तो कानूनी रूप से ये माना जाता है कि उस कार्य को उसने क्या किया है, स्वयं।
भाई स्वयं किया है। ये बिहार में इसके पहले वाले जे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका बनता है। लेकिन आपका इसी प्रकार स्वामी सेवक पर दूसरा उदाहरण हम बता रहे हैं। एक बस वाला ही उदाहरण बता। अगर किसी स्वामी ने सेवक को नियुक्त किया है, सर्वेंट को नियुक्त किया है, और सर्वेंट आपका इन द कोर्स ऑफ आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि नियोजन के अनुक्रम में, रटे रहिए किस अनुक्रम में, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई गलत कार्य करता है तो उस कार्य के लिए मालिक जिम्मेदार होंगे। मुआवजा किससे वसूला जा सकता है? मालिक से। लेकिन कार्य कब किया गया हो? ऑन ड्यूटी की ऑफ ड्यूटी? ऑन ड्यूटी। अब बैंक वाला एक उदाहरण देखिए, तब आपका क्रिमिनल में शुरू किया जाए। एक कैशियर है, एक महिला उसके घर गई, 5,000 रुपया दी कि जाकर हमारे खाते में क्या करिए, जमा। कैशियर जमा ही नहीं किया, मिसयूज कर लिया, आगे बताया जाएगा। आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, विश्वासघात कर दिया, गबन कर दिया, अमानत में क्या डाल दिया, खयानत। महिला बैंक के खिलाफ मुकदमा की। बैंक वाला ये कहा कि आप कब पैसा दी थी? भाई ऑन ड्यूटी तो दी नहीं थी, यानी कि जब ये बैंक में रहते आप इनको कैश देती, ये आपके खाते में जमा नहीं करते, तब बैंक इनके कार्य के लिए जिम्मेदार होता और बैंक से आप क्या पाती? मुआवजा। लेकिन आपने व्यक्तिगत हैसियत में दिया, अर्थात कि आप ये जो गलती तो कर्मचारी ने किया है लेकिन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं किया है, अतः बैंक जिम्मेदार। तो दूसरा जिम्मेदारी भी तो दिखाई जाए, तो हम दूसरा उदाहरण बना दिए कि जिम्मेदार नहीं होगा। भाई वाइकेरियस लाइबिलिटी में एक जिम्मेदारी भी तो दिखाया जाए। बस वाला उदाहरण देखिए। एक बस का चालक है, बस यात्रियों के लिए चला रहा है, मालिक ने उसे नियुक्त किया है, बस का एक्सीडेंट कर देता है, 2 लोग घायल हो जाते हैं, तो क्या जो लोग घायल हुए हैं वे बस मालिक से मुआवजा की मांग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेवक का कार्य किसका कार्य होता है? मालिक का। जो व्यक्ति दूसरे से कार्य कराता है ये माना जाएगा कि वह क्या करता है? यानी कि सिविल मामलों में वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है? लागू। 2 उदाहरणों से हमने समझाया। अब इसी को आ जाइए क्रिमिनल मामलों में। आपराधिक मामलों में क्या नियम है? आपराधिक मामलों में जनरली, सामान्यतः ये सिद्धांत लागू नहीं होता। जैसे कि अगर पिता ने अपराध किया है तो पुत्र उसके लिए दंडित नहीं होगा, और पुत्र ने अपराध किया है तो उसके लिए पिता या उसका भाई दंडित नहीं होगा। जिसने अपराध किया वही व्यक्ति क्या होगा? दंडित। लेकिन भी यानी कि वाइकेरियस लाइबिलिटी का सिद्धांत आपराधिक मामलों में जनरली लागू नहीं होता। लेकिन विश्व के तमाम देश अब ऐसा कानून बना रहे हैं जहां के पुत्र के कार्यों के लिए कुछ हद तक अब पिता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। भारत में भी ये चर्चा चल रही है। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर पिता ने अपने पुत्र को, जो माइनर था, वाहन चलाने के लिए दिया, अब पुत्र एक्सीडेंट करके 2-4 लोगों को घायल कर दिया, तो भाई मुआवजा तो पिता से वसूला जा सकता है। लेकिन अब ये भी विचार चल रहा है कि पिता को उपेक्षा बरतने के लिए क्यों न दंडित वाइकेरियस लाइबिलिटी के आधार पर किया जाए। ये चर्चा चल रही है। लेकिन हमें दूसरे कानूनों में कम ध्यान देना है। आईपीसी में ध्यान देना है। और केस याद रखिएगा, आर वर्सेज हिगिंस का।